Namaskar. Now we are starting next part of chapter 1 resource and development. We have completed 5 parts that are resource, classification of resource, development of resource, resource planning and conservation of resource. We have completed these 5 topics and some of the topics are quite most important. Mostly questions are used to come from this topic. Now next topic we will today start is land resource, land use pattern, land degradation and conservation and measures. So we will complete this 4 topic today. Now let's start land use pattern. Now we will start land resource. Okay. नाउ लैंड आई थिंक सो लैंड है वो हम सबको पता है भाई कि ज़मीन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना ज़मीन के तो हमारी बेसिक काम वगैरह है वो फुलफिल नहीं हो सकते। वी कैन नॉट कंप्लीट आवर बेसिक नीड। ओके, लैंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स। वाई? फर्स्ट, इट्स सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। भाई के जो हम लोगों को वेजिटेशन वगैरह मिलता है वो कहाँ से मिलता है? यही लैंड है उससे मिलता है। फिर सेकेंड, इट सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, यानी कि भाई ये हमारे वाइल्ड लाइफ को और ह्यूमन लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ, आखिरकार हम लोग हवा में तो रह नहीं सकते। ठीक है, वी हैव टू सर्वाइव ऑन लैंड ओनली। सो लैंड है वो वाइल्ड लाइफ को और ह्यूमन लाइफ है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देन थर्ड पॉइंट, इट सपोर्ट ह्यूमन इकोसिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि भाई हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करना, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जहाँ पर हम लोग हैं वो मनी वगैरह अर्न करते हैं। ठीक है, वो सब किस में आ जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हम लोग आज बातचीत वगैरह कर रहे हैं तो ये किसका है? कम्युनिकेशन सिस्टम का है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना, ये हमारा उसके अंदर आ जाता है। तो मतलब बेसिकली 3 पॉइंट्स है वो इसके अंदर दिए गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें ये क्या करता है? हमारी लैंड मदद करती है। 3+2+1। अब क्या था ये? कि भाई सबसे पहले हम लोग नेचुरल वेजिटेशन 1, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ 2, 3, उसके बाद में 3 और ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। टोटल 6 पॉइंट्स है वो इसमें बन जाते हैं इजीली। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि भाई लैंड है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों है, तो ये कुछ मेन रीज़न दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें, लैंड हैज़ इन इंडिया, लैंड हैज़ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भाई इंडिया के अंदर है वो बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है वो पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे रिलीफ फीचर्स मतलब पार्ट्स है वो, के लैंड के अंदर किस टाइप के पार्ट्स वगैरह। ऐसे तो है नहीं सब जगह पर फ्लैट लैंड है वो पाई जाती है। कुछ जगह पर है वो प्लेन्स होते हैं, कुछ जगह पर माउंटेन है, कुछ जगह पर प्लेट्यू रीजन वगैरह वो पाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 43% ऑफ इंडिया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए, यानी जहाँ पर प्लेन्स पाए जाएंगे। प्लेन मतलब ज़मीन फ्लैट हो। अब ये नहीं कि 100% वहाँ पूरी ज़मीन ही फ्लैट हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली पार्ट है वो क्या होगा? फ्लैट है वो पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहाँ पर है वो रहती है। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा वहाँ होगा, इंडस्ट्रीज है वो भी वहाँ पर क्या होगी? हद से ज़्यादा है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो 43% ऑफ लेन है वो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए। फिर माउंटेन, भाई घूमने के हिसाब से गर्मियों के अंदर बहुत मज़ा आता है माउंटेन्स एरिया पर जाने के लिए। जो 30% है वो माउंटेन हमारे इंडिया के अंदर पाया गया है। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? रिवर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब रिवर कैसे बनती है? कि भाई ऊपर माउंटेन्स पर जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होता है, स्नो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के साथ में वो पानी है वो फ्लो होता है। और वो पानी माउंटेन से कहाँ पर आता है? प्लेन्स पर आता है। ठीक है, इसीलिए अगर हमने देखा हो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ वगैरह है वो सारी है कहाँ पर सिचुएटेड है? प्लेन्स पर सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर वाटर फैसिलिटी तो होती नहीं थी लोगों के पास में कि वो घर तक डायरेक्टली पहुंच सके, जो आज हमारी पाइपलाइन के थ्रू
पहुंच रहा है। बट उस समय लोग है वो इसीलिए अपना घर है वो एग्रीकल्चर वगैरह हुआ, घर हुआ, इंडस्ट्रीज हुई, वो सब कहाँ पर, वाटर एरियाज़ के पास में या रिवर एरियाज़ के पास में रखते थे। तो अब सेकंड पॉइंट, माउंटेन्स 30% है, रिवर फैसिलिटीज़ जिसके थ्रू लोग टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजिकली हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है। Then third point, 27% is plateau region which is generally rich in mineral, fossil fuel and forest, यानी 27% जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मिनरल्स आज की तारीख में हमारी लाइफ है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी, मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं है। फिर फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब होता है कि भाई हमारे यहाँ पर जो फ्यूल्स वगैरह है वो सारे, जैसे कि कोल वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सारे मोस्टली इन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं जो अर्थ के अंदर डेड और डिकेड प्लांट्स है उसके बाद में बनते हैं। और फॉरेस्ट है वो भी कुछ एक है वहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्टली मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है वो देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, कि भाई लैंड है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात करें, लैंड रिसोर्स है वो फॉलोइंग पर्पस के लिए है। सबसे पहले फॉरेस्ट, यानी ज़मीन पर है वो फॉरेस्ट, एक जंगल होगा, यूटिलाइजेशन के हिसाब से क्या है, जंगल है वो है, ठीक, फॉरेस्ट। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि वो ज़मीन जहाँ पर है वो खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे पॉइंट समझना कि क्या मीनिंग है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। भाई ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी बंजर है या फालतू ज़मीन है जहाँ पर अब खेती बाड़ी अभी नहीं की जा सकती, ठीक है, या वो अब खेती बाड़ी लायक नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट, लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग, रोड एंड फैक्ट्रीज, यानी कि भाई वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस ज़मीन का अब यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसको अभी रख दिया मतलब वहाँ पर है अब बिल्डिंग्स बना दी गई है, रोड्स बना दी गई है या फैक्ट्रीज वगैरह है वो खड़ी कर दी गई है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है अनकल्टिवेटेड लैंड। अब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के अंदर डिफरेंस समझना। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि भाई अब ये लैंड अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है अनकल्टिवेटेड लैंड, कि भाई ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है पर इसको कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है। जैसे परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, के भाई परमानेंटली जानवरों के लिए चारा वगैरह है वो चरने के लिए ज़मीन है वो रखी गई है, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। बी पॉइंट, लैंड अंडर द क्रॉप ग्रोव्स, यानी कि भाई अभी उस ज़मीन को वहाँ पर है क्रॉप्स वगैरह है वो ग्रो करवाई जा रही है ताकि क्या हो सके, फ्यूचर के अंदर उसको एज ए ग्रेजिंग लैंड के तौर पर यूज़ में लिया जा सके, ठीक। और थर्ड पॉइंट है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, यानी कि वहाँ पर कुछ कल्टीवेट हो तो रहा है बट वो यूज़ करने लायक नहीं है, जैसे जंगली घास वगैरह हो गई, ये वेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए डायरेक्टली यूटिलाइजेशन के काम की नहीं है, ठीक है, वो उसको खेती बाड़ी कर सकते हैं बट अभी हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। देन फोर्थ पॉइंट, फेलोलैंड। फेलोलैंड के बारे में हम लोग बात करें तो भाई फेलोलैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर। फेलोलैंड क्या होती है कि भाई वो लैंड जो कि अनकल्टिवेट है 1 से 5 साल के लिए, मतलब 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक उस ज़मीन पर है हमने खेती बाड़ी नहीं करी है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फेलोलैंड है वो हो जाएगी। कि भाई 1 से 5 ईयर के बीच में है उसमें कल्टीवेशन नहीं किया गया हो। अलग अलग टॉपिक्स होंगे उसके, ठीक है, पार्ट्स होते हैं कि भाई कुछ है 1-2 साल के लिए, कुछ है वो क्या है कि भाई ज़्यादा टाइम तक है वो यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है।
देन 5th पॉइंट नेट सोन एरिया, यानी कि भाई उस एरिया के अंदर है वो खेती बाड़ी की गई है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉस क्रॉप एरिया, यानी कि भाई उस एक साल के अंदर एग्रीकल्चर ईयर क्या हुआ, एक साल पूरा जिसमें 3 सीज़न आ जाएंगे अपने, रबी खरीफ जायद ये तीनों, तो उस साल के अंदर कितनी है वो क्या है खेती बाड़ी की गई है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो बोला गया है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, जैसे कि भाई रबी के अंदर भी ग्रो करा और फिर हमने क्या करा खरीफ है उसके अंदर भी फसल है वो ग्रो कर दी, तो मतलब एक साल में एक बार से ज़्यादा जब उस एरिया में है वो क्या की जाती है खेती बाड़ी की जाती है, तो उसे क्या बोला गया क्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो बोला जाता है। अब इंडिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न है वो इंडिया में किस टाइप का होगा कि किस टाइप से लैंड यूज है वो की जाती है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बोलता है फिजिकल फैक्टर, यानी कि भाई अगर हमें कोई लैंड है वो क्या करना है यूज़ करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे ही होंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट बोलता है फिजिकल फैक्टर का। फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या होता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। टोपोग्राफी मतलब होता है लैंड फीचर्स वगैरह, क्या किस टाइप की लैंड है वहाँ पर पाई गई है। फिर उसके बाद में है वो क्लाइमेट और उधर की सॉइल। भाई सॉइल आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वगैरह है वो होती है। क्लाइमेट हमने पिछले साल है वो पढ़ चुके हैं, और टोपोग्राफी लैंड फीचर्स वगैरह वो भी हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया था। सेकेंड पॉइंट ह्यूमन फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन फैक्टर के भाई ह्यूमन फैक्टर है वो डिपेंड कैसा करता है, तो सबसे पहला पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर और ट्रेडिशन, यानी ह्यूमन फैक्टर के जैसे भाई पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो मान के चलो एग्रीकल्चर एरिया वहाँ पर क्या होगा कम होगा, या एग्रीकल्चर एरिया का कम होगा पर प्रोडक्शन वहाँ पर क्या करना होगा बहुत ज़्यादा हाई है वो करना होगा। इसके लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजीज भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कल्चर, फिर हमारा ट्रेडिशन, मतलब कि भाई हम किस टाइप के लोग हैं, हमारा कल्चर कैसे है। जैसे कि नॉर्थ इंडियंस है वो ज़्यादातर वीट वगैरह है वो खाते हैं, वहीं पर साउथ इंडियन है वो राइस खाते हैं, तो उनका कल्चर और ट्रेडिशन है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। भाई टोटल एरिया जो इंडिया का है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर के आसपास में है। 93% डाटा हमारे पास में है, कुछ एरियाज का डाटा अभी तक हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक, ये अभी कुछ पुराने ईयर्स के 1960, 61 और 2002 और 3 के हिसाब से भाई के फॉरेस्ट एरिया हमारे पास में इतना होना चाहिए, इतना है। तो अगर देखें फॉरेस्ट एरिया हमारा इंक्रीज़ हुआ है 60, 61, 2002, 3 के हिसाब से 18.11 था, 22.57 है, अभी भी बहुत कम है। हमारे पास में फॉरेस्ट एरिया लगभग 33%, यानी टोटल लैंड का 1/3% हमारे पास 1/3 पार्ट है वो होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बैरन वेस्ट लैंड जो कि ज़मीन फालतू पड़ी थी उसका यूटिलाइजेशन करके जो 12% के आसपास था, नाउ इट इज़ 6.29%। अब नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जो 4.95 था वो बढ़कर 7.92 है वो हो गया, मतलब बिल्डिंग्स बढ़ गई, पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। हमारे यहाँ पर पेस्चर लैंड है वो भी कम हो रही है 4.71 से 3.45। ट्री क्रॉप्स और ग्रासेस है जो ग्रो हो रही थी वो 1.5% 1 से 1.1% है वो हो गए। कल्टीवेबल लैंड वेस्ट अगर हम लोग बात करें तो भाई 6.23% से लेकर हम लोग बात करें 4.41 हो गया। फिर फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी जो ज़मीन है वो पड़ी है, फैलो अदर देन करंट फैलो और करंट फैलो उसके अंदर हम लोग ने अभी पढ़ा था 3.5% से 3.82 हो गई, 3.73 से 7.03
हो गई। और नेट सोन एरिया भी हम लोगों ने है वो पढ़ा, 45.26% से 43.41 है, वो थोड़ा कम हो गया है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर है भाई, हम लोग बात करें अलग अलग है वो क्या हो गया, नेट सोन एरिया है वो पाया जाता है। जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पर नेट सोन एरिया ज़्यादा है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर 80% के आसपास में। वही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स एरिया कम पाया गया है। वाटर अवेलेबल तो है बट प्लेन एरिया है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है प्लेन एरिया नहीं होने की वजह से यहाँ पर है वो क्या हो गया कि मोस्टली प्रोडक्शन वगैरह है वो इतना नहीं हो पाता है। थर्ड, वेस्टलैंड है वो भी लगातार बढ़ रहा है। वेस्टलैंड ज़्यादातर कहाँ पर पाई गई है, जहाँ रॉकी एराइड, एराइड मतलब सूखा या डेजर्ट एरिया जो हो गया वहाँ पर वो ज़मीन किसके लिए यूज़ में ली जा सकती है, या तो घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, या रेलवे है उसको तैयार करने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से अभी हमने पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई 33% है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट हमारे पास में 22% के आसपास में ही ये पाया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यानी ज़मीन किस तरीके से ख़राब हो रही है, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। जब हमें लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली हमें कंजर्वेशन है उसके बारे में भी पता